सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 10 है और इससे पहले हम चैप्टर 9 कर चुके हैं, जिसमें हमने मानव स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। यह जो वीडियो है वह दोनों मीडियम में होगी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो इसके कंटेंट देख लेते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वर्क, मतलब घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है और किस प्रकार उपयोगी है, यह पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है। फिर हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट यानी वाहित मल उपचार में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोगैस प्रोडक्शन में हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। फिर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग, यानी जैव नियंत्रक कारक के रूप में प्रयोग। फिर हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग, मतलब जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हमें इसमें पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वर्क यानी घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, और हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में यानी उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वर्क। तो अगर हम घरेलू उत्पादों की बात करें, कुछ उत्पाद जैसे कि दही हो गया, खमण हो गया, ढोकला जैसे अपन कहते हैं, इडली हो गई, डोसा हो गया, ठीक है, और ऐसे कई सारे पदार्थ जिनको हम घर पर बनाते हैं, उनके लिए जलेबी हो गई, ठीक है। ऐसे कई सारे पदार्थ, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि दही कैसे बनाया जाता है, इडली और डोसा कैसे बनाया जाता है, चीज़ और पनीर कैसे बनता है। तो हम देखते हैं कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो इन सभी में मदद करते हैं, यानी कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो घरेलू उत्पादों में जैसे कि दही, इडली, डोसा आदि बनाने में मदद करते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा नाम है जो सभी विद्यार्थियों ने ज़्यादातर सुना होगा। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो दूध में लैक्टोज होता है उस लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है ना। इसीलिए हम इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी लैब बैक्टीरिया भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया। यह मिल्क में वृद्धि करता है और उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है और दुग्ध प्रोटीन यानी जो लैक्टोज प्रोटीन है उसको कोगुलेट करके उसे डाइजेस्ट करके किस में बदल देता है, दही में बदल देता है, ठीक है। तो इसमें विटामिन B12 की वृद्धि हो जाती है। इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। जो भी हम बनाते हैं, डो बनाते हैं जिसके लिए से हम इडली और डोसा बनाते हैं, उसके लिए जो हम तैयार करते हैं मटेरियल, उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद इस डो में जो आपको उभरी हुई चीज़ दिखती है, मतलब जो फूला फूला नज़र आता है, वह किसकी वजह से होता है, वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो आपको पूछा जा सकता है जो हम मिश्रण तैयार करते हैं ढोकला या इडली बनाने के लिए, वह किस कारण फूलता है, तो उसका कारण है कि उसमें से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसे जो हम बनाते कैसे हैं, बेकर्स ईस्ट की हेल्प से बनाते हैं, जिसे हम सैकरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। इसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में कर रहे हैं, किसका, बेकर्स ईस्ट का, जिसे हम सैकरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। यहाँ पर आपको सैकरोमाइसिस सेरेविसी का दूसरा नाम मिला क्या, बेकर्स ईस्ट। यही नाम आपको आगे जाके मिलेगा जिसे हम ब्रूअर्स ईस्ट कहेंगे जब हम इसका उपयोग करेंगे उद्योगों में। नेक्स्ट है कि चीज़ बनाने में हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं उनका नाम क्या है। तो स्विस चीज़ बनाने के लिए हम प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मनाई का उपयोग करते हैं, और रॉकेफोर्टाई चीज़ के लिए हम पेनिसिलियम रॉकेफोर्टाई जो फंजाई है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जो होल्स होते हैं स्विस चीज़ में, वो भी किस कारण से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रीज़ में उपयोग यानी उद्योगों में इनका उपयोग कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 3 तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक है फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए यानी किण्वित पेय पदार्थ बनाने के लिए, दूसरा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यानी प्रतिजैविक के प्रोडक्शन में, और तीसरा है केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन में। अर्थात रसायन, कार्बनिक तत्व, एंजाइम और जैव सक्रिय मॉलिक्यूल्स के अणुओं के निर्माण में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस में यानी किण्वित पेय पदार्थ बनाने में इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किण्वन विधि में हम क्या करते हैं,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाते हैं और उससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, यानी अल्कोहल बनता है। तो अगर यहाँ देखें कि ये जो किण्वित पेय पदार्थ यानी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो फर्मेंटर के अंदर की जाती है और इसमें जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को यहाँ पर हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं और जब इसका उपयोग हम बेकरी प्रोडक्ट में करते हैं, जब उसका उपयोग हम ब्रेड वगैरह बनाने में करते हैं, तब हम इसे बेकर्स ईस्ट कह रहे थे। ठीक है, बेकर्स ईस्ट हम कब कह रहे हैं, जब इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग हम बेकरी प्रोडक्ट बनाने में कर रहे हैं। और इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट कब कह रहे हैं, जब इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, किण्वित पेय पदार्थ यानी फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, तब हम इसे ब्रूअर्स ईस्ट कह रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रूअर्स ईस्ट क्या है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को ही हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं और इसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हमने बनाए हैं उनमें हमने जो अल्कोहल बनाया है या जो बियर बनाई है, रम बनाई है, विस्की बनाई है, वो कैसे बनाई है, किस विधि से बनाई है। तो ये बनाने की दो विधियाँ होती हैं, एक होती है आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस और एक होती है बिना आसवन की विधि मतलब विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आसवन विधि में क्या होता है, इससे हम विस्की, ब्रांडी और रम बनाते हैं, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो बनता है वो क्या क्या है, विस्की, ब्रांडी और रम है। और बिना आसवन के यानी विदाउट डिस्टिलेशन जो बनाते हैं वो हैं वाइन और बियर। ठीक है, वाइन और बियर क्या है, बिना डिस्टिलेशन के बनी हुई हैं और विस्की, ब्रांडी और रम डिस्टिलेशन से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स में कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और यह कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो रिटार्ड कर देते हैं मतलब ग्रोथ को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, या फिर उन्हें किल कर देते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोगाणुओं को मार देते हैं या फिर उनका विकास मंद कर देते हैं, उनके विकास की गति कम कर देते हैं, यानी वृद्धि को रोक देते हैं। और सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था। इसे किससे निकाला गया, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से, कवक से। और इसे किसने खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जब ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पर, तब उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। अब हम पढ़ते हैं कुछ रसायन, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं के बारे में, यानी केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम केमिकल्स की बात करें सबसे पहले, तो एस्परजिलस नाइगर जो फंजाई है उससे बनता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बनाता है वो बनाता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है ब्यूटाइरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस बनाता है लैक्टिक एसिड और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बनाता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल बनाता है। नेक्स्ट अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में हम इसका कैसे उपयोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी सूक्ष्म जीवों का। लाइपेज बनाने के लिए, लाइपेज है क्या पहले समझ लो। लाइपेज की बात करूँ तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि लिपिड्स को तोड़ता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है ना। लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम यानी वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको हम लाइपेज कहते हैं। तो लाइपेज अब क्या कर रहा होगा, वसा को तोड़ रहा होगा, इसीलिए हम इसका उपयोग किसमें करते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको सही करने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। फिर हम बात करें पैक्टिनेज या प्रोटीएज की, तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का काम होता है कि जो प्रोटीन है उसको तोड़ना, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, पैक्टिनेज करता है। तो इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बोतल जूस में करते हैं। मतलब ऐसा जूस जो पैक्ड वाला जूस आता है बाजार में, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं जिससे कि जूस में जितना भी प्रोटीन वगैरह पड़ा हुआ है, जो आप रेशे वगैरह आपको दिख रहे हैं, वो सब साफ़ हो जाए और वह जूस आपको साफ़ सुथरा क्लीन दिखाई देने लगे। तो उसके लिए हम पैक्टिनेज या प्रोटीज एंजाइम का उपयोग करते हैं। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं और इसे एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है। क्लॉट बस्टर मतलब जो क्लॉटिंग को ख़त्म करता है। जब रक्त का थक्का जमने लगता है ब्लड के में यानी ब्लड वेसल्स में, जो रक्त की वाहिकाएँ हैं उनके अंदर अगर रक्त का थक्का जमने लगे तो उस थक्के को ख़त्म करने के लिए, उस थक्के को तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका हम उपयोग क्लॉट बस्टर की तरह करते हैं। तो ये हिंदी में लिख दिया मैंने, लाइपेज का उपयोग डिटर्जेंट के रूप में, पैक्टिनेज प्रोटीज का उपयोग बोतलबंद जूस में, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग थक्का स्फुटन में। ठीक है, थक्का हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किस में से, ब्लड वेसल्स में से, जो रक्तवाहिका है उनमें से थक्का हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी जैव सक्रिय अणु। अब इनका एग्जाम्पल देखें तो साइक्लोस्पोरिन ए
ये अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है और किससे हमने इसको निकाला वो भी इंपॉर्टेंट है। ये साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको हम निकालते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। यह एक प्रकार का फंजाई होता है और इसका काम होता है इम्यूनो सप्रेस करना, मतलब इसे हम एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी व्यक्ति में कोई अंग प्रत्यारोपण कर रहे हैं यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किडनी अपनी ट्रांसप्लांट की है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करते समय उस व्यक्ति क्या इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देते हैं जिससे कि उसकी किडनी उसे रिजेक्ट ना करे, मतलब किडनी फेलर ना हो जाए फिर से। तो इस तरह से साइक्लोस्पोरिन का एक का काम क्या है, एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है और यह निकाला कैसे जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इसको निकाला जाता है। ठीक है, फिर है दूसरा स्टैटिन। जो स्टैटिन है उसको हम निकालते हैं मोनस्कस परप्यूरस ईस्ट से यानी कवक से, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब हुआ कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ब्लड में। तो यहाँ देख लेते हैं फिर से, साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से निकाला गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से। यह इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, अंग प्रत्यारोपण के रोगियों को में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है स्टैटिन, इसे निकाला गया मोनास्कस परप्यूरियस से और यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का हम घरेलू चीज़ों में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ में और उद्योगों में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फैक्ट हैं, समझने वाली चीज़ें कम है, इसलिए आप इनके फैक्ट याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, शुभ रात्रि।